नमस्कार, मैं रचा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी के मौसम में मुर्गियों का आवास और आहार प्रबंधन। कार्नेशन फूल की खेती कर किसान ने कमाई अच्छी आय। जैसा कि आप जानते हैं, मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख और प्रबंधन। तो आप अधिक लाभ के लिए इस समय किस तरह से करें मुर्गियों का प्रबंधन, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं पशु चिकित्सालय आगासौर जिला सागर की पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव। मैं आप सभी पशुपालकों को ग्रीष्म ऋतु में मुर्गियों के प्रबंधन और उनकी देखभाल के विषय में बताना चाहूँगी। मुर्गियाँ चूँकि उनका शारीरिक तापमान जो होता है हमारे कंपैरिजन में नॉर्मली ही बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए उन्हें गर्मी की ऋतु में लू लगने का बहुत खतरा होता है। इसलिए हमें मुर्गियों का खास ख्याल रखना चाहिए और उसके संदर्भ में मैं बताऊंगी कि इनको 4 प्रबंधन हम कैसे करें। पहला तो आवास प्रबंधन, दूसरा उनका आहार प्रबंधन, तीसरा उनका पानी का प्रबंधन और चौथा बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, लू लगती है, उनसे हम कैसे उन्हें बचाएं। गर्मी के मौसम में मांस वाली मुर्गियों की अत्यधिक मृत्यु होती है, इसलिए हमें इस समय मुर्गियों के आवास में उचित वातावरण बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी। तो इस आवास प्रबंधन करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। पोल्ट्री का शेड कंस्ट्रक्ट कराते हैं, उसको पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में रखते हैं और आसपास आपको ज़मीन से थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ता है, अंतर रखना पड़ता है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि जो आपके सांप वगैरह का खतरा होता है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। आवास प्रबंधन में मैं बताना चाहूँगी, पहले तो आप उसमें जो नॉर्मली आप जितने बर्ड्स रखते हैं, जितनी मुर्गियाँ रखते हैं, उससे कम से कम 10% कम संख्या में रखें, जिससे उन्हें फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा मिल जाएगी। दूसरा, आप चूँकि गर्मी का मौसम है तो आप जहाँ खुला एरिया है, जितना आपका दीवालों के यहाँ खिड़कियाँ हैं, उनमें आप चाहे तो खस लगा सकते हैं। उसकी डिस्टेंस ज़रूर 1 से 1.5 फुट दूर रखें, सटा के ना रखें खिड़कियों से, और उसमें टाइम टू टाइम आप पानी डालते रहें दिन में 3-4 बार, तो उससे जो भी उनको हवा मिलेगी वो ठंडी होके आएगी। आप जो पर्दे लगा रहे हैं उनको सुबह और शाम को खोल दें और दिन में लगा के रखें, जिससे हवा का फ्लो रहे, और थोड़ी सी स्पेस आपको दिन में भी छोड़नी है जिसमें हवा का फ्लो बराबर बना रहे उसमें। दूसरा, आप पंखों की व्यवस्था रखें, एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। रूफ़ पर आप या तो सफ़ेद पेंट कर दें, चूना पोत दें, या फिर आप उस पर भूसा डाल के उसको टाइम टू टाइम गीला कर सकते हैं। और आजकल फॉगर्स आते हैं, आप अंदर फॉगर्स लगा सकते हैं और उससे उनका जो एयर है वो ठंडी होती रहेगी और उनका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। फ्लोरिंग पे आए, यदि आप बिछावन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आप नॉर्मली जैसे 4 इंच का भूसा बिछाते हैं नीचे, मगर आपको गर्मी के दिनों में उसको 1.5 से 2 इंच से ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा भूसा होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी और मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी लगेगी। दूसरा, आप जो बिछावन है उसको दिन में 2 से 3 बार पलटते रहें, क्योंकि गर्मी के मौसम में मुर्गियां पानी अपने ऊपर छिड़कती हैं और उससे वो पानी एक जगह जमा होता है और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और इससे इन्फेक्शन का खतरा होगा, क्योंकि हमें पानी इनको दिन में ज़्यादा प्रोवाइड करना है। तो जैसे आपके वाटरर हैं, उनकी हाइट थोड़ा सा ऊंची उठा के रखें जिसमें मुर्गी पानी अपने ऊपर फैला ना पाए। और मुर्गियों में एक टेंडेंसी और होती है कि वो वाटर के नीचे जाके बैठ जाती हैं, तो एक जो मुर्गियां वहाँ बैठ जाएंगी तो अन्य मुर्गियां जाके पानी नहीं पी पाएंगी। तो उसके लिए हम वाटरर के नीचे ईंट लगा के रख सकते हैं जिसमें मुर्गी वहाँ पर बैठे ना।
किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मुर्गियों के शरीर का उचित विकास हो, इसके लिए आपको मुर्गियों की उम्र के हिसाब से दाना तो बदल कर देना ही है, साथ ही साथ दाना संतुलित भी हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तभी आपको मुर्गी पालन से अत्यधिक मुनाफा होगा। जैसे कि आप फीडिंग की बात है तो इसमें मुर्गियों की अवस्था के हिसाब से हम इसमें फीडिंग करते हैं और मोस्टली तो कमर्शियली आपको फीड अवेलेबल मिल जाएंगे और आप उन्हीं को देते हैं। और यदि आप घर में बनाना चाहें तो 100 किलो का जैसे आपको फीड बनाना है तो उसमें आपको मेज़ डालना होगा 44 किलो, और जैसे सोयाबीन है वो आपको 34 किलो डालना होगा, और ग्राउंडनट केक मतलब कि ये जो मूंगफली की खली रहती है वो आपको 2 किलो डालना है। ब्रूअर्स ड्राई ग्रेन आता है वो आपको 12 किलो डालना होगा। इसके साथ साथ आप बोन मील 3 किलो डालते हैं और विटामिन मिनरल मिक्सचर 250 ग्राम, और इनको आप अलग अलग अवस्था के हिसाब से अलग अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें मैनेज किया जाता है, जिसकी जानकारी आप किसी भी एक्सपर्ट से या पशु चिकित्सक से जो भी आपके नज़दीक में उपलब्ध हो आप उनसे ले सकते हैं। तो आप चाहें तो इस फीड को घर में भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन्हें कमर्शियली अवेलेबल हो सकते हैं। और जो कमर्शियली अवेलेबल फीड आप लेते हैं उनको उसमें स्टेज ज़रूर पढ़ लें, उतनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी मुर्गियों की अवस्था के हिसाब से हो रही है या नहीं, इसकी जानकारी ले लें, और चाहें तो किसी भी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में। आहार प्रबंधन में हम गर्मियों में ये ध्यान रखना होगा हमें कि हम वैसे ही मुर्गियों का खाना कम हो जाता है इस समय पे, तो इसलिए हमें जो भी आहार सप्लाई करना है वो हम सुबह के वक्त और शाम के वक्त करें, और हल्का सा खाने में जो उनका दाना है उसमें पानी छिड़क सकते हैं, उससे ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा बहुत पानी छिड़क दिया, उससे ठंडा भी बना रहेगा। और ये चीज़ ध्यान रखें, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ना डालें, नहीं तो वो शाम तक फिर उसमें से स्मेल आने लगेगी, बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें बोरी में डायरेक्ट आप जो वो फीड की बोरी है उसमें पानी नहीं डालना है, जब आप सप्लाई करने लगें तब उसमें पानी डालना है। अब पानी की जो सप्लाई करना है उसमें हमें दिन में जैसे धूप का जो समय है उसमें 3 से 4 बार पानी देना है और ठंडा पानी देना है, और बहुत ज़्यादा पानी मत भरिए उसमें जिसमें आप बार बार उसको बदल सकें, और पानी को पूरा बदलवाएं ज़रूर, इसमें कचरा वगैरह जमा ना होने दें, नहीं तो इससे इनका पानी का इंटेक कम होगा, और पानी का इंटेक कम होगा तो गर्मी में लू लगने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। गर्मी की ऋतु में यदि पशुपालक जो भी हैं, मुर्गी पालक हैं, वो इन सब बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें मॉर्टेलिटी कम मिलेगी और उनका जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि के क्षेत्र में आज नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, जिसे अपनाकर किसान अच्छी आय ले रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर, जहां ऐसे ही एक सफल किसान वीरेंद्र सिंह पिछले कई सालों से पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती कर रहे हैं और इससे वे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों को। ये जो मेरा पॉली हाउस है ये 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, और मैं पिछले 10 वर्षों से कार्नेशन की खेती कर रहा हूँ। और हमने जो वैरायटीज़ लगाई हैं, जैसे कि हमारे पास रेड में है रेड ग्लो, और ऑरेंज में सनसेट है, वाइट में वाइट वंडर है, और हम लोग मल्टी कलर भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तो 8 वैरायटियाँ हैं। राइजन शाइन की भी वैरायटियाँ हैं जिसमें कि 8 कलर हैं। हम रानी कलर में विजिट कलर लगा लेते हैं, और इसमें हमारे पास स्टार वैरायटी है, मलगा है, और एक हरमन वैरायटी है। तरह की वैरायटीज़ हम लोग इसमें ग्रो कर रहे हैं। और हमने इस पॉली हाउस में ये जनवरी में प्लांटेशन की थी, और हम एक बेड बनाते हैं 140 सेंटीमीटर का। 140 सेंटीमीटर के बेड में हम लोग 6 प्लांट लगाते हैं, और इस पॉली हाउस में 1000 स्क्वायर मीटर में 20,000 प्लांट लगता है। हम लोग इसमें फर्टिगेशन के लिए हम वाटर सोलेबल फर्टिगेशन डालते हैं, जो कि हम ड्रिप इरीगेशन करते हैं। हम लोग इसमें फर्टिगेशन वीकली करते हैं, जैसे हम कैल्शियम नाइट्रेट करते हैं 19-19 करते हैं, 13-0-45 है, 12-32-16 है, और इसके अलावा हम इसमें बोरॉन जिंक डालते हैं, और वो डालते हैं उसको स्प्रे के माध्यम से। और प्लांट लगाने के बाद उसका हम 21 दिन के बाद डीशूट करते हैं, जैसे कि हम ऊपर से उसका बड तोड़ देते हैं, और उसके हम लोग लगभग 2 महीने के बाद हम पहला नेट लगाते हैं, जो 6 इंच के बाद, और फिर हम हर 6 इंच के बाद हर 15-15 दिन के गैप में नेट लगाते हैं।
कार्नेशन की एक शाखा पर एक से अधिक कलियां आती है, जिसमें से एक को छोड़कर सभी को तोड़ दिया जाता है, जिससे एक कली की क्वालिटी अच्छी होती है, जिस कारण उसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है। किसान भाई कार्नेशन फूल की फसल में कीट रोगों के नियंत्रण के लिए फसल पर रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं, ताकि इनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। और हमारी क्रॉप ये लगभग 4 से 4.5 महीने में तैयार हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस टाइम हमारी क्रॉप तैयार है। हम लोग इसको ब्रश कटिंग करते हैं। जब ये ब्रश की स्टेज पे आ जाता है, उस टाइम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद हम इसको पैकिंग करते हैं। और पैकिंग करने के लिए हम लोग 20 स्टैम्प्स का एक बंडल बनाते हैं, और फिर उनको हम 60 बंडल एक बॉक्स में पैक करके मंडी के लिए भेज देते हैं। और हम लोग ये अराउंड द ईयर 12 महीने क्रॉप लेते हैं, और हमारे को इसमें 1000 स्क्वायर मीटर में से लगभग 5 से 6 लाख रुपए की इनकम पर ईयर हो जाती है। किसान भाइयों, अगर बाजार की व्यवस्था अच्छी है तो कार्नेशन की खेती से आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। अगर इन किसान भाई के 1000 वर्ग मीटर एरिया की कार्नेशन फसल की कुल आय व्यय की बात करें तो इतने एरिया में लगभग 20,000 पौधे आते हैं, और प्रति पौधा 12 से 15 फूलों का उत्पादन प्रति वर्ष होता है। इस तरह कुल फूलों का उत्पादन तकरीबन 2,80,000 तक प्रति वर्ष होता है, और एक फूल लगभग 4 रुपए के आसपास बिकता है। इस तरह इनकी कुल आमदनी 11,20,000 रुपए होती है। जहां तक कुल लागत खर्च की बात है तो पौधों की खरीद, बेड निर्माण, खाद उर्वरक, पौध सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन और श्रमिक खर्च इत्यादि को मिलाकर 6 लाख रुपए कुल लागत आती है, जिसमें पॉली हाउस और ड्रिप की लागत शामिल नहीं है। इस तरह इन्हें 1000 वर्ग मीटर एरिया में औसतन 5,20,000 रुपए शुद्ध मुनाफा होता है। और इस पॉली हाउस में हिमाचल सरकार भी हमें 80% सब्सिडी देती है। प्लांटेशन करवाने के लिए भी गवर्नमेंट इसमें हमें 306 स्क्वायर मीटर के हिसाब से सब्सिडी देती है। हिमाचल सरकार हम लोगों के लिए इसमें बहुत योगदान दे रही है, और बहुत सारे नवयुवक बेरोजगार इस धंधे को अपना के अपना रोजगार क्रिएट कर सकते के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की उन्नत और शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे JR 81, JR 206, MTU 1010, पूर्णिमा, JRH 5, JRH 8, JRH 19, पूसा बासमती 1 और मध्यम अवधि की पूसा बासमती 1, IR 64, IR 35, पूसा सुगंधा आदि के बीज की अग्रिम व्यवस्था कर लें। जितने एरिया में रोपण करना हो उससे 20वें भाग में नर्सरी बनाएं। नर्सरी में खैरा रोग दिखाई देने पर 20 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के पहले सप्ताह में सिंचाई के अभाव में वर्षा शुरू होने पर ही करें। अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव लोचन, ICPH 87, आशा, TJT 501, राजेश्वरी का उपयोग करें। सोयाबीन की उन्नत किस्मों में RVS 1-4, RVS 24, RVS 18, RVS 2001-4, JS 97-52, JS 20-98, JS 93-5, JS 20-69, JS 335, NRC 7, NRC 37, NRC 86 आदि की अग्रिम व्यवस्था कर लें। बीज को PSB कल्चर एवं राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के पश्चात ही बुआई करें। सोयाबीन में प्रारंभिक अवस्था में पीला मोज़ेक विषाणु रोग की रोकथाम के लिए बीज उपचार थायोमेथाक्साम 30 FS की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें।
किसानों को खरीफ मक्का की फसल के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी जाती है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता के बीज अग्रिम व्यवस्था कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। अधिक उपज देने वाली किस्मों जैसे JM 216 और संकर मक्का जैसे जवाहर मक्का हाइब्रिड 1, HQPM 1, HQPM 3, JKMH 4545, JKMH 4545, सुरभि PSC 745 आदि का उपयोग करें। प्याज की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। 1 मीटर चौड़ाई का उठा हुआ नर्सरी तैयार करें। प्याज की उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग करें। उड़द और मूंग की बुआई के लिए यह समय उपयुक्त है। उड़द की उन्नत किस्मों में JU 86, PU 31, प्रताप 1 का चयन कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के बाद बुआई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तक रखें। मूंग की उन्नत किस्मों में पंत सम्राट, शिखा, PDM 11, जवाहर 721 एवं HUM 1 के बीज की व्यवस्था करें। पपीता फल के बीज रोपण का सही समय है। इसे पॉली बैग में लगाएं ताकि मानसून आते ही मुख्य खेत में लगा सकें। किसान भाइयों, पपीता की उपयुक्त किस्मों में पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ का चयन कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वे बरसात के मौसम में अगेती हरे चारे के लिए ज्वार, मक्का एवं लोबिया की मिश्रित बुआई करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मिर्च में थ्रिप्स और एफिड्स के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SC की 4 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। नींबू के बाग में साइट्रस कैंकर या एंथ्रेक्नोज को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव दोबारा करें। मिर्च और टमाटर की फसल में चुर्रा मुर्रा यानी लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और अधिक मात्रा में ग्रसित फल दिखाई देने पर स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। पशुओं को खुरपका मुंहपका से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। टीके बरसात से पहले पहले अवश्य लगवा लें। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। पोल्ट्री फार्मों की खिड़की और दरवाजों से बोरियों को हटाकर पशुशाला को हवादार बनाने की सलाह दी जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अमरकंटक जिला अनूपपुर के कृषक उदित पचौरी ने। आप आलू बुखारा के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उदित पचौरी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी जो फल है वो जून के महीने में पक के तैयार हो जाएगा। तो अभी जो फल है आकार ले रहा है अपना धीरे धीरे, तो इस समय पानी और जो खाद है उसकी कमी ना हो बिल्कुल भी खेत में, तो उसका ध्यान किसान भाई रखें भरपूर मात्रा में। तो किसान भाइयों को ये सुनिश्चित करना है कि जो इरिगेशन का जो पानी है खेत के लिए वो रोज़ाना उपलब्ध करवाया जाए। हमने बेड बना के और फिर पेड़ लगाए हैं और उसके बाद हम ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रिप का इस्तेमाल करने का मुख्य कारण ये है कि इससे पानी की बचत होती है और दूसरा जो पेड़ को पानी की जितनी आवश्यकता होती है वो हम ड्रिप से पूरी कर पाते हैं।
तो इस प्रकार से हम पानी भी बचत कर सकते हैं और पेड़ की आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं। अगर वैज्ञानिक के तकनीक से अगर किसान खेती करते हैं तो अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो आप इस समय आलू बुखारा यानी पल्म के बाग में यूरिया 500 ग्राम और MOP 300 ग्राम प्रति पौधा दें और फल तुड़ाई के बाद सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से 25 किलोग्राम, यूरिया 500 ग्राम, DAP 750 ग्राम और MOP 300 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग करें। जैसे कि आलू बुखारे की जो मुख्य बीमारियां जो है मैंने आपको बताई है कि जैसे एक तो एंथ्रेक्नोज आती है, दूसरा ब्राउन रोट जो आड़ू में भी आती है वो आलू बुखारे में भी आती है। तो ये सब बीमारियां जो है ये इनका जो समय है अप्रैल, मई और जून, ये जो मुख्य समय है। तो इसमें किसान भाइयों को क्या करना है कि मार्च के अंत में एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दें ताकि ये बीमारियां आगे ना आए बाग के अंदर। तो इस बात का किसान भाई मुख्यतः ध्यान रखें कि अगर वो एक स्प्रे पहले कर देते हैं तो इनका जो फफूंद होता है वो पहले ही मर जाएगा और बाग में ये बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। आलू बुखारे में मुख्यतः जो बीमारी आती है वो स्कैब की बीमारी आती है, जैसे कि उस पे पीले छोटे छोटे धब्बे आते हैं, उसके बाद उसमें से जो गम निकलना शुरू हो जाता है, चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। उसके उपचार के लिए किसान भाई मार्च के महीने में एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदनाशक आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर डोज के हिसाब से, ताकि वो बीमारी आगे ना आए। और उसे प्रति 40 दिन के हिसाब से रिपीट करते रहें स्प्रे को, ताकि वो बीमारी का प्रकोप खेत में ना बढ़े। किसान भाइयों, यदि बताए गए उपाय को अपनाने के बावजूद भी यदि आपके बाग में स्कैब रोग देखने में आ रहा है तो आप इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर स्प्रे कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 8 साल के पेड़ से हम मोटा हम 60 से 70 किलोग्राम प्रति पेड़ हम फसल ले सकते हैं। मार्केट में आलू बुखारे का रेट ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हम 35 से 40 किलोग्राम जो है मार्केट में भाव ले सकते हैं। किसान भाइयों के लिए मुख्य सलाह यही है कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए पानी और खाद की मात्रा को भरपूर रखें और आवश्यकता अनुसार रखें, ताकि पेड़ों में कोई विलक्षण ना दिखाई दे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।